हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाइव प्रोसेस का क्वेश्चन है उसका आगे ये सेट है, ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने से पहले आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे अपने लोग हो गए जो ज़मीन पर रहता है और जो पानी में रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अपने लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। Whereas aquatic animals need to utilize oxygen present in the water। एक्वेटिक एनिमल सब जो होते हैं जैसे फिश हो गए, ये सब कहाँ से लेते हैं? पानी से लेते हैं। एयर कंटेन्स मोर O2 एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में जितना O2 ऑक्सीजन की मात्रा रहता है उसके अपेक्षा एयर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। नहीं कैसे? क्योंकि वाटर फॉर्मूला H2O होता है, वहाँ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जबकि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है वाटर? तो 16 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जबकि वाटर में नहीं होता उतना ज़रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा एयर में क्या होता है? हाई रहता है। सिंस द कंटेंट ऑफ O2 इन एयर इज हाई, द टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू ब्रेथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। देयरफॉर अनलाइक aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptations for better gaseous exchange। तो यही एडवांटेज था क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बीच में रेस्पिरेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज जब टूटता है कहाँ पर है? तो पहले इसका हम पहले एक बार प्रोसेस पूरा समझ लीजिए। ग्लूकोज टूटता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। टूटने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर कहाँ जाकर टूटता है? ग्लूकोज टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या बनाता है? देखिए, तो ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द साइटोप्लाज्म एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको पायरूवेट कहते हैं, और पायरूवेट इज फर्दर ब्रोकन डन बाय द डिफरेंट वे टू प्रोवाइड एनर्जी। तो ग्लूकोज को कहाँ जाकर टूट गया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म से क्या बना? सॉरी, ग्लूकोज से क्या बना? पायरूवेट। और पायरूवेट क्या करता है? फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाकर बनाता है? वो एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि पायरूवेट प्लस एनर्जी ये जाके टूटा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बनाएगा। ठीक, अगर वही यीस्ट में जाके टूटेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP बनाता है, यानी लो एनर्जी बनाता है। और वही अगर ह्यूमन मसल्स में जाके टूटेगा तो वहाँ क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर टूट रहा है कौन चीज़? ग्लूकोज यानी पायरूवेट, तो वो अगर टूटेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वही जाके यीस्ट में टूटता है वो क्या कहलाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। या वही जाके टूटेगा मसल्स में तो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब मसल्स में जाकर टूटेगा तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा कम मात्रा में। और वही लैक्टिक एसिड क्या करता है? हम लोग को दर्द जो पाँव में होता है वो उसी का होता है। ठीक, आगे, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हीमोग्लोबिन ही होता है जो अपने लोग को ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट present in blood gets attached to 4 O2 molecules that are obtained from breathing। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया है।
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट। अब ये ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अपने लोग के हार्ट के द्वारा पूरा शरीर के सेल में क्या होता है, पहुंच जाता है। आफ्टर गिविंग अवे O2 टू द बॉडी सेल्स, बॉडी टेक्स अवे C2 विच इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे ही O2 उसको देता है तो उसके बदला वो CO2 देता है सेलुलर रेस्पिरेशन के इंड में जो बनता है। जैसे कि खाना खाते हैं, वो टूटने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। जैसे यहाँ पर देखे थे, नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही ब्लड से ऑक्सीजन हटता है तो क्या हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो लेस एफिनिटी फॉर CO2। अब CO2 के साथ वो डिजोल्व होता है, मेनली ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और क्या बनाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, या उसको आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। और CO2 जो होता है टू लंग्स एलोवेली एंड टेक्स O2 इज रिटर्न। CO2 आप बाहर आ जाते हैं, O2। जैसे कि यहाँ पर अगर आप फिगर में देखना चाहें तो ये रहा आपका फिगर। यहाँ देखिए फिगर में ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन ला रहा है, ऑक्सीजन लाने के बाद जो कौन लाता है ऑक्सीजन, RBC, रेड ब्लड सेल्स, और फिर CO2 क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एयर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ह्यूमन बींग्स का जो लंग्स होता है किस तरह से डिजाइन किया रहता है, जिसके खातिर ये एयर क्या होता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। देखते हैं आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एलोवेली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एलोवेली। Thus, alveoli are the site of exchange of gases. The lungs get filled up with air during the process of inhalation as ribs are lifted up and diaphragm is flattened. जैसे अपने लोग एयर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हमारा जो रिब्स होता है, रिब्स यानी इसको आप सिंपल भाषा में छाती की हड्डी कहेंगे, तो रिब्स जो होता है वो क्या होता है, लिफ्टेड होता है, ऊपर होता है। और एक बार सांस ऊपर खींच देखिए, माने चेस्ट का बोन ऊपर हो जाएगा। और डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है। द एयर दैट इज रस्ट इनसाइड द लंग्स फिल द न्यूमरस एलोवेली प्रेजेंट इन द लंग्स। ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियंस और एलोवेली। प्रत्येक लंग्स में कम से कम 300 से 350 क्या होते हैं, एलोवेली होते हैं। और दिज न्यूमरस एलोवेली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट। ये जो एलोवेली होते हैं ये हमारे चेस्ट के यानी लंग्स के सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाते हैं, जिसके करते हैं हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ज़्यादा इफिशिएंट तरीक़ा से हो पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो हम पहले तो ट्रांसपोर्ट का बोला, कंपोनेंट्स का नाम लिखने के लिए, तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन है, हार्ट है, हार्ट से ब्लड सभी जगह जाता है, और ब्लड से ब्लड वेसल्स। द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट जनरली पंप करता है, हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये ऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है और रिसीव क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो अभी हाल फिलहाल को क्या कहते हैं अपने लोग, वही कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करते हैं, बॉडी के पार्ट से इसको सेंड करते हैं बाहर, और इम्प्योर ब्लड जो होता है लंग से फिर आता है हार्ट में। अब फिर ब्लड का काम क्या होता है, बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव, ब्लड क्या तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैव्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी कौन करता है ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड ही करता है। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं जैसे कि आर्टरीज हो गए, वेंस हो गए, कैपिलरीज हो गए, ये क्या करता है, कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हो गए, वेंस हो गए, कैपिलरीज हो गए, इसका काम क्या होता है,
हार्ट से सभी जगह ब्लड को ले जाना और वहाँ से फिर बैक करना, फिर ले जाना, बैक करना, ये काम करते रहते हैं। तो हमारे मेन कंपोनेंट्स का क्या हुए, हार्ट हुए, ब्लड हुए और ब्लड वेसल्स, और हार्ट ब्लड वेसल्स सबका वर्क अपन लोग देख लिए और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे है वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मेमल्स एंड बर्ड्स। तो मेमल्स में कौन आता है, अपने लोग आते हैं मेमल्स श्रेणी में। तो पूछ रहा है क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स गर्म खून वाले जो बर्ड्स होते हैं, मेमल्स होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मेमल्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग देमसेल्फ व्हेन दे आर इन हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर कूलर इन्वायरमेंट। जानते हैं जब वातावरण गर्म रहता है तो अपने लोग ठंडा पाने के लिए नहाते हैं, वही कूलर वूलर लगाते हैं, जो करना होता है करते हैं। वही अगर बात करें अपने लोग ठंडा मौसम अगर हो जाए तो क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए आग जलाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हैंस दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रहेगा तब ना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। Thus, it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood. इसीलिए ये ज़रूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना, सो दैट देयर से सर्कुलर सिस्टम इज मोर एफिशिएंट एंड कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ये सर्कुलर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है क्या, कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। अब जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, तो ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। दो तरह का सेल इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे अपने लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये सब 9th में जान चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जाइलम क्या करता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल सोइल से लेकर प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाना। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और फ्लोएम काम क्या होता है, जो भी फूड बनता है उसको पूरा बॉडी, पूरा प्लांट के बॉडी में पहुँचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो अपने लोग तुरंत पढ़े हैं कौन करता है वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, तो जाइलम टिश्यू करता है। जाइलम टिश्यू में ट्रेचिड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स। तो ये किसके द्वारा होता है, रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स आर द इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स दैट रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो हमारे रूट्स होते हैं प्लांट के, स्टीम होते हैं, लिप्स होते हैं, ये ऐसे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नहीं। और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए तो प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंच जाता है पानी। ट्रांसपैरेशन क्रिएट्स ए संक्शन प्रेशर। ये ट्रांसपीरेशन होते हैं, ये क्या है, वो प्रेशर लगाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। Then there is a steady movement of water from the root xylem to all the plant parts through the interconnect water conducting channels। तो यहाँ अपने लोग एक बार फिगर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर है ना। तो यहाँ देखिए आप, ये हो गया जाइलम, यहाँ लिखा नीचे में, सबसे नीचे में जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स, फिर ट्रेचिड लिखा हुआ है, फिर वेसल्स एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर पीट लिखा हुआ है। तो नीचे से जैसे एयर अथी वाटर तो ऊपर जाता है तो एक तो क्या लगता है, प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं अपने लोग, सक्शन प्रेशर कहा जाता है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, ये पानी मिनरल्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं और पूरा प्लांट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट नहीं, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant body. The transportation of food in phloem is achieved by utilizing energy from ATP. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का जो ATP के फॉर्म में होते हैं ना, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इसमें क्या लगते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ना, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which have less pressure. This is helpful in moving materials according to the needs of the plant. यानी इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगने के कारण क्या होते हैं, सभी जगह फ्लोएम जो होता है वो लेस प्रेशर महसूस करते हैं टिश्यू में, और ये सभी जगह अपना खाना अच्छे तरह से पहुंचा पाते हैं. जैसे एग्जांपल में दिया जाता है फूड मटेरियल सच एज सुक्रोज ट्रांसपोर्टेड फ्लोएम टिश्यू कॉजिंग एटीपी एनर्जी. ये हैं इनके फिगर, अगर आप फिगर देखना चाहें ये हो गया फिगर नहीं, सबसे नीचे में लगा फ्लोएम पेरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब मेंबर, फिर सीव प्लेट. तो ये सब बारे में आप 9th में इसके सब बारे में जानते होंगे. अब आ जाते हैं किस पर, तो नेफ्रॉन पर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी. किडनी का एक तरह का बेसिक यूनिट है. प्रत्येक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं. इच किडनी पोसेसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स. देखिए दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर, तो क्या क्या होता है, ग्लोमरस होता है, बॉवेंस कैप्सूल होता है, एंड देन लॉन्ग रेनल ट्यूबल होता है. तो ये है नेफ्रॉन का फिगर. तो पहले तो आपको नेफ्रॉन का फिगर बनाना है, यहाँ से देख लीजिए, और अगर आपको फिगर बनाना है तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए. उसके बाद आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है. Function of a nephron. The blood enters the kidney through the renal artery. पहले क्या आता है, रेनल आर्टरी द्वारा ब्लड जाता है, which branches into many capillaries associated with glomerulus. तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, मेरे सारे ब्रांचेज होते हैं. यहाँ जब आप फिगर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा. The water and solute are transferred to the nephron of Bowens capsule. तो Bowens capsule द्वारा वाटर और सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है. इन द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सम सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड साल्ट्स आर selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine. अब जो अनवांटेड मोलिक्यूल्स होता है और जिसको साल्ट्स और ग्लूकोज हो गए ये सब, उसको क्या करता है, यूरिन के साथ ऐड कर देता है. और द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हैनल वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डस्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द मेनी नेफ्रॉन्स. तो अब जितने भी अपवर्ड, तब जितने भी डिस्टेबल ट्यूब थे वो क्या किया, फाइनल जितने भी कलेक्टिंग डस्ट थे उस सब को एक जगह कलेक्ट करके और यूरिन के फॉर्म में क्या करते हैं, नेफ्रॉन की तरफ भेज देते हैं. और इस काम में ढेर सारा नेफ्रॉन काम करता है. द यूरिन फॉर्म इन ईच किडनी इनटू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर. जहाँ यूरिन जमा होता है, फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, यूरेटर कहलाता है. और यूरेटर से क्या होता है, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इनटू द यूरेथ्रिया. वहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से फिर कहाँ, यूरेथ्रिया में. उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं. आगे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स.
तो कौन सा मेथड यूज करता है प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए? तो प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन. वेस्ट मटेरियल में बी stored in the cell vacuoles or as a gum and a resin, especially in old xylem. It is also stored in the leaves that later fall off. तो जो प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं? गम के फॉर्म में या रेजिन फॉर्म में, या फिर उसका जो लीफ फॉल होता है उस फॉर्म में. ये भी बहुत सारे अपने जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकाल देते हैं. अपने सबको निकालने के लिए तो जगह, लेकिन उन लोग को इसी तरीक़ा से ये निकाला जाता है. हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? तो देखते हैं आगे. देखिए, तो द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी. तो अमाउंट ऑफ यूरिन जो होता है वो डिपेंड किस पर करता है? आप कितना पानी पीते हैं, एक्सेस वाटर, और कितना उसमें वेस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व किया हो. सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एडीएच. एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस. ये जो एडीएच हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ यूरिन को रेगुलेट करने का काम करते हैं. अब आते हैं अपने लोग मेन चैप्टर के क्वेश्चन पर. इससे पहले कहाँ थे? जितना भी एनसीईआरटी का मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जो भी क्वेश्चन था उसको देखे हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव. ये हो गए सबको आप मिला करके क्वेश्चन जो आता है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर. तो किडनी किसका पार्ट होता है? तो एक्सक्रिएशन का पार्ट होता है. वे तुरंत पढ़े थे नहीं, किडनी आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रिएशन. वही ना, वही सामने आती वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं. द जाइलम इन प्लांट्स, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का. अभी तुरंत पढ़े हैं. आगे देखते हैं. द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. क्या क्या चाहिए ऑटोट्रोपिक के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, सबके सब चाहिए. तो क्या मारेंगे? ऑल ऑफ द एबव. द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वार एनर्जी. कहाँ होता है पायरुवेट का ब्रेक डाउन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. कितना एटीपी फॉर्म करता है? 38. अब पूछेगा पायरुवेट जो ग्लूकोज कहाँ टूटता है, तो उसका क्या बताइएगा? बताइए. ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ टूटता है? तो ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में. टूटने के बाद क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है. पायरुवेट कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ये सब याद रखने का बात है. बस यही 4 ऑब्जेक्टिव था. बहुत ही आसान था. आप सबको ये सब आता है अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो भी देखे होंगे तो. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं. हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? वेयर डज द प्रोसेस टेक प्लेस? फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पेनिक्रियाटिक जूस respectively from the liver and pancreas. The bile salts break down the large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzyme can easily act on them. This is referred as a emulsification of fats. It takes place in the small intestine. तो हम एक क्वेश्चन पीछे भी देख चुके थे कि फैट्स पर जो होता है लार्ज ग्लोब्यूल्स जो मतलब कहाँ टूटता है? जनरली टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना. तो वो जो लीवर और पेनक्रियास सबसे जो निकलता है एंजाइम, जैसे कि बाइल साल्ट्स हो गया, कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है बाइल साल्ट्स. तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं किसको? लार्ज ग्लोब्यूल्स जो था फैट का उसको तोड़ते हैं किस में? छोटे छोटे पार्ट में. अब जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है उसको क्या करता है? उसको और छोटा पार्ट में ईजिली रूप से उसको अटैक कर देते हैं और ईजिली एक्ट ऑन देम. और उसके बाद वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है और ये टूट जाते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि
डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से चालू होता है? फूड का डाइजेशन कहाँ से चालू होता है? फूड का डाइजेशन माउथ से ही चालू हो जाता है। और फूड का डाइजेशन सबसे अधिक टाइम तक कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज़्यादा डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन का भी काम यही करता है। नहीं, आगे तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का क्या काम होता है? सलाइवा कहाँ से निकलता है? सिलिवरी ग्लैंड से निकलता है। और ये कहाँ पर है? माउथ में है। जब अपने लोग खाना खाते हैं लार नहीं निकलता, सलाइवा ग्लैंड है ना। सलाइवा आइसोलेटेड बाय द सिलिवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग, जीभ के अंदर में है। इट moistens the food for easy swallowing. It contains a digestive enzyme called salivary amylase, which breaks down the starch into sugar. तो ये सिलेवरी एमाइलेज निकालते हैं एंजाइम, जो माउथ में ही क्या करता है, स्टार्च जो खाते हैं अपने लोग उसको शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है ना। और डाइजेशन कहाँ चालू हो जाता है? माउथ से ही चालू हो जाता है कौन चीज? डाइजेशन। तो यही इस तरह आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, what are the necessary conditions for autotroph nutrition and what are its byproducts? तो नेसेसरी कंडीशन पहले पूछ रहा है क्या है, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, तो ये क्या, इसमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये सब क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। नहीं, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट। नहीं, जिसको क्या C6H12O6 बनता है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और रिएक्शन ये रहा, नहीं 6CO2 + 6H2O फिर डैश सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में C6H12O6 यही है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और 6 ऑक्सीजन बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? बीच में से क्या डिफरेंस है? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज फॉर एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो अभी तुरंत हम कुछ समय पहले ही बताए थे। क्या बताए थे? पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वही पायरुवेट अगर टूटेगा ईस्ट में या फिर मसल्स में तो क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। नहीं, तो देखते हैं एरोबिक्स क्या होता है। ये एरोबिक होता है, एरो देखिए, एरो का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है। कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किस पे होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और एनारोबिक किस में होता है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये जो होते हैं गैस का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं किसके किसके बीच? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच। लेकिन एनारोबिक में तो गैस होता ही नहीं है, तो एक्सचेंज कहाँ से होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस इज एब्सेंट। नहीं, अभी बताए तो हम एरोबिक कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये किसके प्रेजेंस में टूटेगा? उसके बाद ये टूटेगा यीस्ट के प्रेजेंस में या फिर मसल्स में जाके टूटेगा। यही दो जगह ना। चलिए, एरोबिक में क्या बनता है? ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और एनारोबिक में क्या होते हैं? इन प्रोडक्ट्स वेरी करता है। देखिए अभी देखिए, अब यहाँ लिखा क्या? इन प्रोडक्ट्स वेरी। तो कहाँ कहाँ क्या बनाता है? तो इससे पहले वाला में बताया, क्या बताए थे कि अगर ये यीस्ट में टूटेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल बनाएगा। क्या? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और वही एनारोबिक कहाँ होगा? मसल्स में। तो क्या बनाएगा? अगर मसल्स में टूटेगा तो बनाएगा अपने लोग को लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन प्रोडक्ट्स वेरी। अब कहाँ होता है एनारोबिक, उस पर डिपेंड करता है। फिर एरोबिक में एटीपी की संख्या 36 निकलता है और एनारोबिक में ओनली 2। यानी कहे तो एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रहता है और एनारोबिक में बहुत ही कम होता है। तो हम 8th क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। और तब तक के लिए आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और कमेंट करें अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना हो तो हम पूरा सिलेबस भी पढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।